अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। इस चैप्टर में इंटरनेट एंड वेब डेवलपमेंट में बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप अक्सर इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा जा गया था पिछले पेपरों में भी, होम पेज क्या होता है या इंडेक्स पेज क्या होता है। जब भी हम कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं, ओपन करते हैं अपने ब्राउज़र से, तो जो पहला पेज होता है वेबसाइट का, उसको हम बोलते हैं इंडेक्स पेज और द होम पेज। सो इंडेक्स पेज इज़ द URL or the local file that automatically loads when the web browser starts and when the browser's home button is pressed। तो हमारी वेबसाइट जो हमारे ब्राउज़र पहले चलता है, उसका जो पहला पेज आ जाता है, उसको हम बोलते हैं इंडेक्स पेज और द होम पेज। द टर्म इज ऑल्सो यूज टू रेफर टू द फ्रंट पेज। उसको फ्रंट पेज भी कहा जाता है, वेब सर्वर इंडेक्स भी कहा जाता है, या मेन वेब पेज ऑफ द वेबसाइट भी कहा जाता है। या किसी कंपनी का होता है ये पहला पेज, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का, या किसी ग्रुप का, या किसी इंडिविजुअल का जो पहला पेज आता है उसको हम होम पेज बोलते हैं या इंडेक्स पेज कहा जाता है। उसके बाद है URL क्या होता है, दैट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये हर किसी वेब में ब्राउज़र के ज़रिए से जब भी हम कोई वेब सर्वर को एक्सेस करते हैं, हर किसी वेब सर्वर का एक आइडेंटिफिकेशन होता है जिसको हम बोलते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो URL एक एब्रिवेशन है जिसका मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, ये हर किसी एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप का या एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल का सेम नहीं होता है। उससे हम क्या, कोई भी चीज़, कोई भी वेबसाइट, कोई भी वेब पेज, कोई भी वेब डॉक्यूमेंट इंटरनेट पे आसानी के ज़रिए से सर्च कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज अ वेब एड्रेस। इंटरनेट में हमारी फाइल, डॉक्यूमेंट, वीडियो, ऑडियो, ये किस जगह है, उसका एड्रेस क्या है, दैट्स कॉल्ड द वेब एड्रेस। URLs कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल पार्ट्स। जब हम किसी का URL होता है, उसके अलग अलग हिस्से होते हैं। क्या, प्रोटोकॉल, ये किसके ज़रिए से हम लिखते हैं, www वर्ल्ड वाइड वेब, या उसके आगे लिखा होता है HTTP। सो HTTP इज़ द प्रोटोकॉल नेम of that URL and domain name। उसके बाद उसका सर्वर का नाम होता है, जैसे yahoo.com, google.com, ठीक है, rediff.com। ये क्या है, ये इन सब का मेलिंग एड्रेस है जिसको हम डोमेन नेम कहा जाता है। उसके ज़रिए से जो भी हम प्रोटोकॉल देते हैं और उसका डोमेन नेम एंटर करते हैं URL में। URL कहाँ एंटर किया जाता है, तो आपको पता है, जब भी हम ब्राउज़र खोलते हैं तो यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं www, जैसे आया google.com, ठीक है, उसके बाद ये जो उसके बाद इंडेक्स का ये है, ठीक है, दिस इज़ द इंडेक्स पेज। जो जैसे मैं एंटर क्लिक कर रहा हूँ, एंटर करता हूँ, तो गूगल का जो पहला पेज है, ठीक है, इट्स कॉल्ड इंडेक्स पेज। और जो google.com है, इट्स कॉल्ड द डोमेन नेम। सो google.com इज़ द डोमेन नेम। तो जब भी हम URL यहाँ पर हमेशा यहाँ पर URL एंटर किया जाता है, और उससे उसको पता चलता है कि मुझे किस जगह, जो हम पहले URL एंटर करते हैं उस सर्वर का, तो उसके बाद वो उसी वेब ब्राउज़र में उनके सर्वर का इंडेक्स पेज या होम पेज ओपन करके या कंटेंट्स हमारे ब्राउज़र में डिस्प्ले हो जाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द URL। छोटे छोटे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब उसके बाद है वेब एड्रेस। जो भी मैंने आपको बोला, URL इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वेब एड्रेस, तो आप उसको वेब एड्रेस भी बता सकते हैं। और जो ये वेब एड्रेस किसने बनाया था, वह दैट वाज अ टिम बर्नर्स-ली, जिन्होंने वेब एड्रेस का कंसेप्ट दे दिया है या URL का कंसेप्ट दे दिया है, और इसकी देख रेख एक ग्रुप करता है जिसका नाम है IEFT। क्या नाम है उस ग्रुप का, जो वर्ल्ड वाइड इस URL एड्रेसों को, क्योंकि URL एड्रेस या जो वेब एड्रेस होता है वो हर किसी फाइल, हर किसी डॉक्यूमेंट का यूनिक आइडेंटिफायर होता है। इस तरह एक फाइल का या दूसरी फाइल का सेम URL नहीं हो सकता है। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया गया है,
जो टिम बर्नर्स-ली ने स्टार्ट किया था। तो 1994 में इसकी फाउंडेशन डाली गई, इसका बनाया गया। तो दिस ग्रुप वाज नेम्ड एज इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, IETF, Internet Engineering Task Force. Its name that points to the location of the particular web page in the internet world. तो इससे इसका मकसद है कि एक जो पेज है वो ग्लोबली और कैसे हर किसी जगह से एक्सेस हो सकता है। तो उसके लिए एक था कि उसका जो वेब एड्रेस है, उसका जो URL है वो यूनिक होना चाहिए। So it can be the address of anything like address of a particular file, एक फाइल का हो सकता है, किसी डायरेक्टरी का हो सकता है, फोल्डर को जिसको बता सकते हैं, या किसी फ़ोटो का हो सकता है, या किसी ऑडियो का हो सकता है, या कोई वीडियो हो सकता है। ठीक है, तो उसका एड्रेस जब हम URL में टाइप करते हैं, जैसे यूट्यूब में चले जाते हैं, उसका हम वेब एड्रेस डालते हैं, URL डालते हैं, जाके वो वीडियो ऑन हो जाता है, वो चलता है। Every web page on the internet has a unique web address with the help of which the user accesses those web pages. तो हर किसी का अपना अपना जो वेब पेज का जो एड्रेस होता है वो सब का सब यूनिक होता है। तो उस वजह से कोई भी यूज़र किसी भी जगह उसको एक्सेस कर सकता है। इट इज़ द सेम एज द एड्रेस ऑफ योर हाउस और स्कूल और एनी प्लेस ऑन दिस प्लेनेट। वेब एड्रेस इज ऑल्सो नोन एज URL। ठीक है, इसको URL भी बताया जाता है, दैट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पर URL की www.bhssrinagar.net, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द वेब एड्रेस। तो उसके बाद हमने पढ़ा था HTML जो है, HTML लैंग्वेज जो है वो बनी है टैग्स के ज़रिए से। टैग्स से ही HTML लैंग्वेज बनी हुई है। तो जब भी हम HTML का कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं वी आर एक्चुअली यूजिंग द टैग्स। एक टैग है div, DIV, div टैग। div टैग क्या था, अगर हमारे पास एक वेब पेज है इसको हम अलग अलग सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सामने ये अगर आप देखोगे, ये जो आपके पास ये वेब पेज आया गूगल का, इसका एक ही सेक्शन है। हम एक सेक्शन इसको 3 हिस्सों में कर सकते हैं। यहाँ पर एक सेक्शन, यहाँ से दूसरा सेक्शन, तो इसके आगे इस वाले राइट साइड में तीसरा सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। और इस वेब पेज को हम सेक्शनों में कैसे डिवाइड करते हैं, वी आर हैविंग द टैग दैट्स कॉल्ड द div टैग। A div tag defines a division or the section in a HTML document। जो HTML डॉक्यूमेंट हम उसके अलग अलग हिस्से कर सकते हैं, सेक्शंस बना सकते हैं। सो वी आर हैविंग द div टैग, जिससे हम एक डॉक्यूमेंट को, एक वेब डॉक्यूमेंट को या वेब पेज को डिवीजन हिस्से कर सकते हैं। द div टैग इज़ यूज्ड एज अ कंटेनर फॉर HTML एलिमेंट्स। फिर अलग अलग जगह अलग अलग हम CSS का इस्तेमाल एक सेक्शन में कर सकते हैं, फिर वही CSS किसी और सेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक्चुअली dividing the main page into the subsections could be done or could be possible by using the tag that's called the div tag. The div tag is easily styled by using the class और ID का इस्तेमाल। HTML में या CSS में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, क्लास का इस्तेमाल करते हैं या ID का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हम उसके हिस्से अलग अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स कॉल्ड द div टैग ऑफ HTML। मेन फीचर्स ऑफ वेब ब्राउज़र क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वेब ब्राउज़र में होते हैं। जैसे हमने वेब ब्राउज़र खोला, इसमें क्या क्या हिस्से हैं, जैसे इसको हम बैक कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। और इस वेब ब्राउज़र की बहुत और सारी फीचर्स आप जैसे क्लिक हमने किया, हिस्ट्री निकाली, डाउनलोड्स देखे, ठीक है ना, बहुत सारे न्यू टैब और एक टैब ऐड कर सकते हैं। तो इस ब्राउज़र के क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। तो वेब ब्राउज़र बार जो ऊपर आ जाए उसके अंदर एक बार होता है जहाँ पर हम URL एंटर कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम वेब एड्रेस दे देते हैं और किसी भी वेबसाइट या किसी भी जगह हम उस वेबसाइट को अपने ब्राउज़र में ओपन करते हैं। तो पहला यूज़ है कि वेब ब्राउज़र में क्या होता है कि हमारे वहाँ पर एक जगह होती है जहाँ पर हम वेब एड्रेस या URL एंटर करते हैं। तो जो ही हमने URL एंटर किया तो हम उस वेबसाइट के कंटेंट उसको ओपन अपने ब्राउज़र में कर सकते हैं। इसमें आगे पीछे जा सकते, जैसे हमने इसमें बैक बटन होता है, ठीक है, एक बैक बटन होता है या उसका फॉरवर्ड बटन होता है जिसके आगे पीछे हम ब्राउज़र की वेब पेज उसको आगे पीछे जा सकते हैं। विच टेक द यूज़र टू प्रीवियस एंड नेक्स्ट पेज दे वर ऑन।
या रिफ़्रेश, हमारे पास एक रिफ़्रेश बटन होता है जिससे फिर से कंटेंट उसको वेब ब्राउज़र में एक बारी फिर से लोड किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं रीलोडिंग। तो एक्चुअली जो रिफ़्रेश होता है वो एक बारी फिर उस पेज को उसी जगह रिलोड कर देता है। बाकी तो HTML क्या है वो आपने पढ़ा होगा, HTML के एडवांटेजेस क्या है वो भी आप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से, उतना कोई मसला नहीं है। या टैग क्या होता है, या HTML का एलिमेंट क्या होता है। तो क्वेश्चन कभी पूछा था व्हाट इज़ द टैग और व्हाट इज़ द एलिमेंट ऑफ द HTML टैग्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML पेज, ठीक है। तो एक्चुअली हम बताते हैं जो HTML जो वेब पेज बन जाता है वो HTML लैंग्वेज के ही ज़रिए से बन जाता है। सो HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं? HTML एलिमेंट्स आर कंपोनेंट्स दैट आर यूज्ड इन द HTML पेज, जो उसके अंदर एलिमेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैग्स, तो उनको एलिमेंट कहा जाता है। HTML tags usually exist in pairs consisting of starting and और एंडिंग टैग होता है। तो जब हम HTML टैग्स को डिफ़ाइन करते हैं तो एक्चुअली उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग होता है, स्टार्टिंग टैग होता है और एंडिंग टैग होता है, वो आपने लेसन में पढ़ा होगा। हाउएवर सम टैग्स डू नॉट हैव अ क्लोजिंग टैग, जैसे IMG टैग होता है उसका IMG क्लोजिंग नहीं होता है, या एंकर टैग होता है, ए टैग होता है जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो जो चीज़ भी हम HTML पेज को बनाने में लगाते हैं उनको एलिमेंट्स कहा जाता है। तो एलिमेंट्स के बदले टैग इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एलिमेंट। तो हमारे पास दो किस्म के टैग्स है, एक तो होता है ऐसा टैग जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग हो, और दूसरा ऐसे टैग्स हो जिसका खाली स्टार्टिंग होता है एंड टैग नहीं होता है। सो और एक डेफिनेशन है जिसको हम बोलते हैं कंटेनर टैग्स और एम्प्टी टैग्स। तो कंटेनर टैग्स वो होते हैं जिसका ओपनिंग भी हो और क्लोजिंग वाला भी एंड हो, तो उनको बोलते हैं कंटेनर टैग्स। और एक टर्म है जिससे ये डिफाइन किया जाता है, एम्प्टी टैग्स वही होते हैं उनके पास खाली ओपनिंग वाला टैग होता है, क्लोजिंग टैग उसके अंदर नहीं होता है, ठीक है। और एक हमारे पास मार्क्यू टैग से हम क्या करते हैं, अब अक्सर देखते हैं वेब पेज में एक टेक्स्ट फ्लो होता है फ्रॉम लेफ़्ट साइड टू राइट साइड, या कोई इमेज चलती रहती है ऑटोमेटिकली, जो आपने स्क्रीन पे देखा होगा वेब पेज में। जब हम कोई भी वेब पेज ओपन करते हैं तो उसको वो चलाने के लिए या घुमाने के लिए हमारे पास एक टैग है दैट्स कॉल्ड मार्क टैग, MARQUE। इससे क्या होता है, हम कोई भी टेक्स्ट इमेज टेक्स्ट जो स्क्रॉलिंग टेक्स्ट हमारे डिस्प्ले होगा, हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है या वर्टिकली भी हो सकता है, ठीक है। डाउन इन आवर पेज डिपेंडिंग ऑन द सेटिंग्स, आप उसको हॉरिजॉन्टली चलाओ या वर्टिकली चलाओ, तो लेकिन जिसको भी आप मार्क्यू में डालोगे वो टेक्स्ट स्क्रॉल होता जाएगा आइदर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, डिपेंड्स ऑन द आप उस डायरेक्शन की सेटिंग्स क्या रखोगे। सो मार्क्यू का मतलब है कि स्क्रॉलिंग पीस ऑफ टेक्स्ट और इमेज आप करवा सकते हैं। अच्छा उसके बाद है हेडिंग्स। HTML में कितने हेडिंग टैग्स हैं, तो यूजुअली वो हैव H1, H2, H3, H4, H5 और H6। ये 6 हेडिंग्स है जो HTML के इनबिल्ट बने हुए हैं, जिसको हम अपने HTML पेज को बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वहाँ पर हमारे पास HTML में हम टेबल भी डिज़ाइन कर सकते हैं, रोज़ इन द कॉलम्स जो टेक्स्ट डाल सकते हैं, तो उसके लिए टेबल का टैग इस्तेमाल होता है। उनमें 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें पता होनी चाहिए, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट टाइप में कि सेल्स पैडिंग बताओ क्या है, या सेल स्पेसिंग बता दो। अगर हमारे पास कोई टेबल है, इसमें एक सेल है दूसरी सेल है, उनके बीच में स्पेसिंग, या सेल पैडिंग, जो सेल है उसके अंदर जो कंटेंट्स है उसके इर्द गिर्द इनकी बाउंड्री में कितनी स्पेसेस रखनी है। तो आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं, सेल पैडिंग स्पेसिफाइज द स्पेस बिटवीन द बॉर्डर ऑफ द टेबल सेल, ठीक है। एक सेल है, जैसे हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक टेबल इंसर्ट करूँगा, तो ये जो सेल है इसके इर्द गिर्द जो स्पेस होती है उसको बोलते हैं सेल पैडिंग। बॉर्डर के अंदर जितनी भी स्पेसिंग टेक्स्ट जो हम लिखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट, इसके बॉर्डर के साथ क्या स्पेसिंग हो दैट्स कॉल्ड सेल पैडिंग, एंड इट्स अ स्पेस बिटवीन द बॉर्डर
एंड द कंटेंट्स, उनको हम बताते हैं सेल पैडिंग से डिफाइन कर सकते हैं। इट डिफाइंस द वाइट स्पेस बिटवीन द सेल एज एंड द कंटेंट्स ऑफ द सेल। तो इस तरह हम इसको डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट्स कॉल्ड सेल पैडिंग। सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग क्या होता है? एक स्पेस की एक सेल की स्पेस इज द सेल बिटवीन द सेल्स, इस सेल और दूसरे सेल के बीच में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। हम उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज, बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। तो इससे सेल की आपस में जो स्पेसिंग है, सेल टू सेल स्पेसिंग, दैट्स कॉल्ड द सेल स्पेसिंग। ये भी टेबल के डिफाइन में टैग के ज़रिए से डिफाइन किया जाता है। होप ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हमारी एक पिक्चर फाइल्स होती है या जिसको हम डिफाइन किया जाता है 3 टर्म से। एक तो जेपैग, व्हाट इज़ द जेपैग, GIF फाइल या PNG फाइल। ये 3 फॉर्मेट्स होते हैं जो हमें फोटोग्राफिक फाइल्स के एक्सटेंशन होते हैं। तो पहला होता है जेपैग, उसका मतलब क्या है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है, जैसे हमारा ये पिक्चर आ जाती है, ठीक है, या कोई भी आप ऑडियो या वीडियो की बात हम करेंगे या अक्सर फ़ोटोग्राफ की बात चलती है, तो वो जेपैग होनी चाहिए, वो फोटोग्राफिक फॉर्मेट में होने चाहिए। वो क्या है? दैट इज़ JPE, इज़ कॉल्ड जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप। तो डिटेल में तो इस टाइम नहीं जाएंगे वो उसमें क्या होता है, गिफ में क्या होता है, PNG क्या होता है। यहाँ पर अक्सर हम एब्रीवेशन को ही डिफाइन करते हैं। सो GIF मीन्स ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। वो होता क्या है डिटेलड इस टाइम मैं नहीं बता सकता हूँ, तो काफ़ी आप इसको एज एब्रीवेशन पढ़ सकते। PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है, ये ऐसे इमेज ऐसे 3 हैं जो अक्सर ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। अच्छा, जो ये इंटरनेट फैसिलिटीज़ है जो हमें हम इस्तेमाल करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कंपनीज़ हैं जिनको हम बोलते हैं ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। जो हमें जैसे BSNL है, जियो है, एयरटेल है, दीज आर कॉल्ड ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। So term internal service provider refers to a company that provides access to the internet, जिससे कि ज़रिए से हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, पर्सनल मैप के लिए भी और बिजनेस कस्टमर्स के लिए भी ये प्रोवाइड करते हैं। ISPs make it possible for their customers to serve the web, shop online, conduct business, connect with family and friends. So एग्जाम्पल्स क्या है? रिलायंस जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, वोडाफोन आइडिया है, BSNL है, और बहुत सारे कंपनीज ऐसे हैं जो एज ए ISP का काम करते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं हमारे पास। तो जब हम नेट के साथ कनेक्ट होते हैं और एक ऐसा इंपॉर्टेंट डिवाइस हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं मॉडेम, मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन। MO मीन्स मॉड्यूलेशन, ये एब्रीवेशन है मॉड्यूलेशन, इसको मैं अलग अलग कलर से करूँगा, मॉड्यूलेशन, एंड DE मीन्स डिमॉड्यूलेशन। ठीक है, सो मॉडेम के 2 टर्म हैं, MO मीन्स मॉड्यूलेशन, DEM मीन्स डिमॉड्यूलेशन। सो मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर भी आप उसको कह सकते हैं। Any of the class electronic devices that convert digital signal into the modulate analog signals। क्यों क्या होता है मॉडेम का काम? क्या होता है? जैसे हमारे पास एक वायर है, वायर के ज़रिए से एनालॉग सिग्नल्स खाली पास ऑन होती है, लेकिन जहाँ जो हमारा डिजिटल डिवाइस होता है, लैपटॉप होता है, मोबाइल होता है, वो डिजिटल डिवाइस होता है, तो उसमें डिजिटल सिग्नल्स जनरेट होती है, लेकिन जो हमें पास ऑन आगे डेटा करना होता है दैट्स कॉल्ड एनालॉग सिग्नल्स। तो अगर हमारे पास ऐसा डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करे, फिर जाके जब वो डेस्टिनेशन में पहुंच जाए वापस वहाँ पर एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करे। सो एक डिवाइस होता है जो दोनों तरह से लगता है, या सेंडर के साइड से भी लगता है और रिसीविंग एंड में भी ये लगता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मॉडेम। ये दोनों काम करते हैं, मॉड्यूलेशन भी करता है। मॉड्यूलेशन क्या होता है? एनालॉग डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना। फिर जब पहुंच जाता है वहाँ पर डिमॉड्यूलेशन का काम करता है, तो वहाँ पर एनालॉग सिग्नल को वापस डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो उसके लिए एक डिवाइस जो नेटवर्क में इस्तेमाल होता है दैट्स कॉल्ड मॉडेम, मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। अच्छा, ईमेलिंग जो करते हैं हम, वहाँ पर 2 टाइप की हमारी टर्म्स वहाँ पर इस्तेमाल होती है। एक तो CC है,
CC means a carbon copy. Second one is a BCC. It is a blind carbon copy. तो जब हम कोई फाइल बनाते हैं उसको मेल कर देते हैं तो वहाँ पर CC भी कार्बन कॉपी भी क्रिएट करते हैं. तो उस वजह से जब ये रिसीवर लेता है उसको पता चलता है उसके ऊपर सारे ऐसे नाम होते हैं जिनका हमने CC बनाया. तो उसको पता चलता है साथ साथ कि ये जो मेरे पास कॉपी पहुंची है और किस किस यूज़र को या किस किस क्लाइंट को सेंड की गई है. दैट्स द टाइप कॉल्ड CC कॉपी, कार्बन कॉपी. सेकेंड इज़ अ BCC. BCC में भी कॉपीज़ बन जाते हैं लेकिन जो डेस्टिनेशन वाला होता है उसको उसके पास खाली अपना ही एड्रेस आता है. वो नहीं उसमें देख सकता है कि और किस किस को यही फाइल फॉरवर्ड की गई है या सेंड की गई है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ ब्लाइंड कार्बन कॉपी. CC stands for carbon copy, BCC stands for blind carbon copy. When we put an email address in a CC और कार्बन कॉपी में फील्ड में डालते हैं उसका मतलब क्या है, ए कॉपी ऑफ ईमेल वी आर सेंडिंग विल बी सेंड टू दैट एड्रेस, और दूसरे एड्रेस को वो पहुंच जाती है. इफ़ वी एड अ रेसिपिएंट्स नेम टू द BCC, आप BCC में भी ये करते हैं लेकिन उसमें जो रेसिपिएंट का नाम हम एंटर करते हैं इन एन ईमेल मैसेज, ए कॉपी ऑफ द मैसेज इज सेंड टू दैट, उस रिसीवेंट को भी पहुंच जाता है बट दैट नेम इज़ नॉट विजिबल. BCC में उसका नाम विजिबल नहीं होता, वाला जिसको भी आप भेजो उसका साथ साथ नाम भी विजिबल हो जाता है. सो दिस कॉल्ड कार्बन कॉपी, दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड कार्बन कॉपी एंड अदर रेसिपिएंट्स ऑफ द मैसेज. तो उसे हमें पता नहीं चलता है ये एक तो मुझे कॉपी भेजी है और किस किस को भेजी है. ब्लाइंड कार्बन कॉपी में ये पता नहीं चलता है, लेकिन CC अगर भेजी है तो मुझे भी पता चलेगा ये इसकी और भी कॉपीज़ किसको भेजी गई है. होप आपको ये समझ में आया होगा इंशाल्लाह. कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो.